तो चलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक्स लेकर के आए हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ये 2017 का पेपर आपको दिखाई पड़ रही होगी, जिसमें से 2017 का जो पेपर है उसमें आप अगर विभाग ख में अगर जाते हैं, यहाँ पर देखिए विभाग ख में अगर आप जाते हैं तो विभाग ख में आप देख रहे हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे 26 प्रश्नों में से किन्हीं 21 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए और 1 गुना 21 नंबर इसमें आप आराम से उठा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि 21 में 21 नंबर हम यहाँ विभाग ख का ये क्वेश्चन करके 21 में 21 नंबर लाना चाहेंगे, उसमें बहुत ही आसान है। मैं अब यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाना चाहूँगा और आप यहाँ पर देख लें बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन है 2 का 1 से लेकर 6 तक, ये 6 क्वेश्चंस होते हैं, 2.1, 2.2 ऐसे करके 2.6 तक। ये फिलअप भरने वाले क्वेश्चन है 5 नंबर। फिर इसी का अगर 2.7 में अगर जाएंगे, 2.7 से लेकर 2.11, 12 तक, इसमें भी 6 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ आपको लिखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर करने पड़ेंगे आपको, एक एक्स्ट्रा रहता है। और 2.13 से लेकर 2.18 तक अगर ये क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो सही जोड़ा लगाओ, ये भी आसान होता है। मैचिंग का क्वेश्चन 5 नंबर, ये 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का जोड़ा लगाना होता है। और 2.19 से लेकर 2.26 तक देखिए, एक शब्दों में या एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे और कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो आज 6, 5, 11 और 5, 16, 5, 21, यहाँ पर 21 नंबर आप आसानी से आप यहाँ पर कर पाओगे। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। मैं 2017 का ये पेपर से मैं आज करवा रहा हूँ। सिर्फ पहले मैं खाली जगह 2.16 से लेकर के 2.16 से लेकर 2.1 से लेकर 2.6 तक जो 6 क्वेश्चंस हैं 2017 का, 2018 का, 2019 और 2020, 4 साल का पेपर मैं करवाऊंगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स का, उसके बाद में ट्रू फॉल्स का, फिर सही जोड़ा का, और इस तरह से मैं टोटली 21 में 21 नंबर का प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हमारे ये वीडियो को आपको देखते रहना होगा। तो बच्चों, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस आशा बायो स्टडी चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा, समझाऊँगा। इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा कि अगर ठीक से आप क्लास करें तो आपके माइंड में ऐसा सेटअप कर जाएगा कि एक बार अगर आप बुक पढ़ लेंगे या हमारा ये नोट्स को बनाकर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए 2017 में जो पेपर आया था, इसमें मैं यहाँ पे उतार कर रखा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे 2017 का पेपर मैं पहले 5 नंबर का क्वेश्चंस मैं कराऊँगा जो खाली जगहों का भरो रहता है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। तो इस क्वेश्चंस को पहले हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस के ठीक करने की पद्धति को क्या कहते हैं? मानव नेत्र में लेंस को ठीक करने की पद्धति को कहते हैं एकोमोडेशन। ये यहाँ पर हम लोग भरेंगे। आपको पता है कि हमारे आँख का जो लेंस होता है, तो उसको ठीक करने की जो पद्धति होती है उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। लेंस की सहायता से उसको करेक्ट करते हैं, संयोजन करने की क्षमता होती है जो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एडेनिन क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने इसके पहले मैं तुम लोग को जब क्लास लिया था तो मैं आप लोगों को बताया था कि तुम लोग जब क्लास किए थे, पिछले क्लास हमारे अगर किए होंगे
मैंने नाइट्रोजन बेस पे मैंने क्लास लिया था। अगर जो भी बच्चे मेरे क्लास को नहीं किए हो, पीछे का वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे, क्योंकि फिर से मैं वो क्वेश्चंस तो रिपीट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो हमारे वीडियो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सारे वीडियो पे आपको वहाँ से मिल जाएगी, और सारे वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको सुविधा होगी और आप आसानी से हमारे सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये बताए थे हम लोग कि प्यूरिन और पिरिमिडिन दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन को बताए थे ए और जी, और सी और टी, ये पिरिमिडिन होता है। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एडेनिन एक किस प्रकार का क्षार है, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन किस तरह का क्षार है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो, आप इसी से आप समझ सकेंगे प्यूरिन जो है, एडेनिन ग्वानिन जो प्यूरिन बेस होता है। तो एडेनिन कैसा है, एक यहाँ पर क्या भरोगे बोलो, प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस है, इसका आंसर हो गया, क्षार है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 2.3 का। डैश एक लिंग संयोजित जीन द्वारा होने वाला रोग है। आप अपने से बताओ तो, कोई कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए कितने बच्चे लिख सकोगे कि डैश एक लिंग संयोजित जीन द्वारा होने वाला रोग है। लिंग मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि हम लोग का जो लिंग, जो हम लोग को ऑटोजोम होता है 22 जोड़ा, और सेक्स क्रोमोजोम, लिंग क्रोमोजोम जिसको कहते हैं, वो होता है XX या XY। ये स्त्री में XX और XY होता है। तो ये हो गया लिंग क्रोमोजोम, लिंग गुणसूत्र। ये है दैहिक गुणसूत्र, ऑटोजोम, शरीर में होने वाली गुणसूत्र। तो ये जो लिंग गुणसूत्र के कारण, इससे जो लिंक रखने वाला जो क्रोमोजोम होगा, वो होने वाला एक रोग होगा, जो इस पे एक लिंग संयोजित जीन द्वारा होने वाला रोग बताना है। जैसे हो गया हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें ग्रीन और रेड, ग्रीन एंड, हम लोग ग्रीन एंड रेड कलर को नहीं देख पाते, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, DMD, ड्यूसेंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंने इतना बता दिया, आप नोट करके रखोगे। परीक्षा में मान लीजिए कि अगर आपको यही भरने के लिए, कोई भी भर सकते हैं हम लोग, तो आप अगर जानोगे तो लिख पाओगे। अगर क्वेश्चन दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया कि DMD एक डैश रोग है, तो आप लिख पाओगे DMD एक लिंग संयोजित जीन द्वारा होने वाला रोग है। तो यहाँ पर कुछ भी भर दो, कलर ब्लाइंडनेस भर दिए, कलर ब्लाइंडनेस या DMD या हीमोफीलिया, जो भी आपको यहाँ पर इच्छा है, कुछ एक आप भर देने से, हेमोफीलिया, कुछ भी एक भर देने से आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि घोड़ा के क्रमिक विकास का प्राचीन पूर्वज डैश है। आप लोगों को पता है कि लैमार्क ने बताया था कि किस तरह से इवोल्यूशन चैप्टर आप लोग है, क्रम विकास, किस तरह से जीवों का उत्पत्ति हुई, और जीव जो है क्रमशः एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा जीव की उत्पत्ति, मनुष्य नामक इतना विकसित जीव का विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे विकसित होता गया, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो एक क्रम रूप से इसका विकास हुआ था, जिसमें लैमार्क ने बताया था कि किस तरह से घोड़ा, जो छोटा सा घोड़ा था, जो लोमड़ी की तरह दिखने को मिलता था, तो घोड़ा के क्रमिक विकास का प्राचीन पूर्वज है। सबसे पहला जो घोड़ा उत्पन्न हुआ था उसका नाम है, तो आप लोग को मैं बता दूं, उस घोड़े का नाम है इयोहिपस। सबसे पहले जो, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे आशा करता हूं, सबसे पहला घोड़ा जो जन्म लिया पृथ्वी पर, वो आया था इयोसीन युग में उत्पन्न हुआ था। ये थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं, जिस काल में आया था उस काल का नाम है इयोसीन युग। यीशु युग में ये घोड़ा आया था फर्स्ट टाइम। ये जो है ये पूर्वज, सबसे पहला पूर्वज अगर बोले तो पूर्वज का सबसे पहला ये जड़ है, जहाँ से विभिन्न तरह के घोड़ों का उत्पत्ति होता रहा, और अंत में जाके आपको पता है, ये भी मैं और बता दूं कि अभी का जो घोड़ा है उसको हम लोग इक्कस के नाम से जानते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में आता है, इसको याद रखोगे। ये तो प्राचीन घोड़ा जो इयोहिपस था पूर्वज उसका, लेकिन अभी का आधुनिक घोड़ा जो है वो इक्कस है, इसको भी याद रख लोगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके बाद देखो 2.5 हम लोग चलते हैं कि धान के खेत द्वारा उत्पन्न ज्वलनशील ग्रीन हाउस गैस।
आप लोग को पता है ग्रीन हाउस गैस बहुत सारे हैं आप लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से CFC, इस तरह से बहुत सारे गैस हैं जो कार्बन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जिसको पढ़े हो, ये पृथ्वी का गर्म होना एक कारण है ये। तो इसमें से बताना है कि ये CFC, ये धान के खेत द्वारा उत्पन्न ज्वलनशील ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो जो लोग जानते हो बताओ, तो कोई भी बच्चे अगर लिखो कमेंट में तो मैं देख लूँगा कौन बच्चे लिख पा रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आंसर होगा CH4 मीथेन। धान का खेत जब लगता है तो उसमें पानी जम जाता है, पानी जम जाने के बाद उसमें जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सड़ने लगते हैं, गलाने लगते हैं। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी फंगी होते हैं, जो वो पानी वाले जमे हुए पदार्थ को गलाते हैं, सड़ाते हैं, और ये गैस CH4 गैस उत्पन्न होने लगता है। और ये 20% जो है उत्पन्न होता है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 2.6। ये अंतिम क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में स्थित डैश एक जैव मंडल आरक्षित है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये भारतवर्ष में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये यूनेस्को द्वारा जो है, ये कोई भी जंगली जगह को, नेचुरल हैबिटेट को, जो प्राकृतिक, जहाँ पर अधिक जीव जंतु होते हैं, अधिक किस्म के पेड़ पौधे, जहाँ जड़ी बूटी मिलती हैं, अधिक किस्म के जीव जंतु होते हैं, ऐसे क्षेत्र को यूनेस्को जो है उसको घोषित करता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हिंदी में कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऐसे भारतवर्ष में 18 हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में स्थित नाम बताना बता दो, देखें आप लोग बता पाते हो कि नहीं। तो चलो मैं बता देता हूँ, सुंदरबन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, मैं और एक पेपर आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। ये पेपर है 2018 का, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है 2018 का लाइफ साइंस का। मैं ये सबसे पहले विभाग ख का 2.1 से लेकर 2.56 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2018 विभाग ख का जो 2.1 है कि आयोडीन की कमी से, फिल अप द ब्लैंक्स जो हम लोग कर रहे थे, फिल अप द ब्लैंक्स, आयोडीन की कमी से डैश हार्मोन के संश्लेषण रुक जाता है। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, देखिए कितने बच्चे लिख सकते हो। तो आयोडीन की कमी से आप लोग को पता है गला में घेगा की बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, कमी से ग्वाइटर की बीमारी, गला का घेगा, और डैश हार्मोन की कमी रुक जाती है। आपको पता होगा कि यहाँ से जो थायराइड ग्लैंड होता है, और थायराइड ग्लैंड के कारण कौन सा हार्मोन रुक जाएगी, कौन सी हार्मोन की संश्लेषण रुक जाएगी, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, रुक जाता है। तो ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं इसको कहते हैं थायरॉक्सिन। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हार्मोन की आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की संश्लेषण रुक जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे हमारे गले में, जहाँ से आवाज़ निकलती है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें कि रीढ़धारी प्राणियों के भ्रूण विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट जो प्राणी हैं, उनका भ्रूण विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, एम्ब्रियोनिक का मतलब जब बच्चा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में जब भ्रूण का निर्माण होता है, जायगोट बनता है, आप लोगों को पता है, शुक्राणु और एग और स्पर्म जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। वो जायगोट धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते, वो भ्रूण का विकास करते करते नए संतान, नए शिशु का जन्म होता है, शिशु का विकास होता है माँ के गर्भ में। इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। के समय डैश कोशिका का विभाजन होता है। रीढ़धारी प्राणियों के भ्रूण के विकास के समय डैश कोशिका का विभाजन होगा। कैसा कोशिका, आपको पता है, मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस, 3 तरह का कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पे जान लो कि जब भ्रूण के विकास से पहले जब एग बनते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब एग बनते हैं, जब जो होता है, यहाँ देख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगी तुम लोगों को। जब पिता से शुक्राणु मिलता है और माँ से एग मिलता है, ये हो गया स्पर्म, शुक्राणु, और हो गया एग, ये माँ से मिलता है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बनता है जायगोट।
तो आप लोगों को पता है कि स्पर्म और एग जब बनता है तो उस क्रिया को, उस दौरान एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं मियोसिस। स्पर्म और एग बनने की क्रिया को कहते हैं मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उस समय जो है क्रोमोसोम की संख्या स्पर्म में आधी हो जाती है, एग में भी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और फिर जब दोनों मिल जाते हैं, जायगोट बनता है, शिशु बनता है, तो फिर से क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है। इसलिए संतान में आधा माता से आधा पिता से गुणसूत्र आते हैं, उस समय मियोसिस होता है। लेकिन जब जायगोट बनने के बाद भी जब डेवलप होने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, 32 ऐसे मोरुला स्टेज, विभिन्न स्टेज से होते हुए शिशु का निर्माण होता है, तो उस समय जो क्रिया होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, इसको कहते हैं माइटोसिस। अगर पूछता कि स्पर्म और एग बनते समय कौन सी क्रिया होती है, मां में जब स्पर्म एग बनता है, पिता में जब स्पर्म बनता है, तो उस समय आपको मियोसिस लिखते। चलिए, समजात अंग नेक्स्ट। समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन की उत्पत्ति डैश क्रम विकास के होती है। समजात अंग आपको पता है, समजात अंग जिनका उत्पत्ति और रचना एक जैसे होते हैं, उत्पत्ति और रचना एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगला टांग, है ना, पंछी का दोनों पंख, तो ये सब होमोलोगस समजात अंग है। क्योंकि अगर आप उसको देखोगे तो उत्पत्ति एक जैसा, रचना एक जैसा होगा। ये हड्डी, ह्यूमरस, रेडियस संलग्न सब में देखने को मिलेगा, उत्पत्ति और रचना एक जैसी होगी, लेकिन कार्य भिन्न होंगे, तो समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग की उत्पत्ति डैश क्रम विकास के कारण होता है। तो ये कैसा होता है, ये डाइवर्जेंट कहते हैं इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्रम विकास के कारण होता है। इसका हिंदी खोज लोगे तो लोग डिक्शनरी से, डाइवर्जेंट क्रम विकास के कारण होता है। चलिए 2.4 पढ़ते हैं कि स्थानीय जैव विविधता, लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाला एक विदेशी प्रजाति जो बाहर से आया हुआ प्रजाति है, जो क्या करता है कि हमारी जो स्थानीय जैव विविधता है, जो हमारा लोकल में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उसको जो है बाहर से आया हुआ विदेशी प्रजाति, एक्जोटिक स्पीसीज का नाम बताओ जो उसको प्रभावित करता है। तो देखो, एक बर्मीज फाइथोन है, एक बर्मीज, बर्मा से आया हुआ बर्मीज फाइथोन, PHYTHON। इसका फोटो मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा, आप देख लीजिए, ये फोटो है बर्मीज फाइथोन। ये क्या करता, बहुत हानिकारक होता है, ये बहुत हानि पहुंचाता है लोकल डाइवर्सिटी, पत्ते पे रह के उसको पत्ते को खा जाता है, तो इस तरह से पौधों को नष्ट करता है। तो ये बर्मीज फाइथोन एक विदेशी प्रजाति है जो हमारे देश में आकर लोकल बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करता है, पेड़ पौधे को जो तो खाकर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2.5 कि धुआं के सूक्ष्म कण, धुआं के जो सूक्ष्म कण धुआं से जो निकलते हैं, राख, धूल के कण, डस्ट, पराग कण, पोलन ग्रेन्स जो हवा में तैरते रहते हैं, इनके सबू को हवा में, वातावरण में ये लोग सब तैरते रहते हैं एक साथ। सूक्ष्म कण जो होते हैं, धुआं के, राख, धूल के कण, पराग कण को एक साथ क्या कहते हैं? इसको एक साथ कहते हैं SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये नुकसान है और इससे फेफड़े की बीमारी भी पैदा होती थी। चलो बच्चों, आज हम लोग ये 17 और 18 2 साल के हम लोग विभाग ख का 2.1 से लेकर फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को 2019 और 2020 के फिल इन द ब्लैंक्स के जो 2 क्वेश्चंस जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करके बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग करें, डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमारा नॉलेज और ज्ञान रहे और हम लोग सही ढंग से हम अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाकर आगे बढ़ें। और आने वाले समय में अगर आप डॉक्टरी लेके पढ़ना चाहते हो, नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, बायोलॉजी अच्छा लेकर करना चाहते हो, साइंस लेकर पढ़ना चाहते हो, तो भविष्य में आपका ये बायोलॉजी में बेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, अंत में फिर से मैं वही बात कहूँगा कि हमारे वीडियो को अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कर दो, और सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, बंधु और अपने व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर करो, फेसबुक में भी शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे तुम्हारे साथ इस ग्रुप में जुड़े। तुम अगर इसको पसंद करते हो, इस आशा बायो स्टडीज़ चैनल को, तो तुम्हारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक समूह बनाएं और इसको चैनल को ग्रो करवाएं। और ग्रो करने के बाद जो है, जब 1000 मैंने बताया था सब्सक्राइबर होने के बाद मैं यूट्यूब से लाइव में आप लोगों के साथ आ सकूँगा। तो चलो बच्चों,
जो भी नए बच्चे आए हैं इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। इंतज़ार करें, तब तक स्वस्थ रहें।